कई लोगों को हमने कर्ज दे रखा है, हमने पैसे दे रखे हैं, वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों से अपना पैसा कैसे वापस लें? तो इसकी मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक भोजपत्र लेना है, वहाँ पे अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति से आपने पैसे लेने हैं। उसके घर का संबंध किससे बन गया? 8वें घर से। और 8वें का संबंध यदि यही मैं 11वें घर से बना दूँ तो आपके पास पैसा ही पैसा आ जाएगा, मुझे कहने की तो पड़ेगी। अच्छा सर, 6, 8, 12 को बड़ा ख़राब हाउसेस मानते हैं, इनका भी कोई सिग्निफिकेंस होता है या ये ख़राब ही होते हैं? 6, 8, 12 को त्रिक बाप कहा गया है, इन्हें बुरे बाप कहा गया है, जबकि मेरी ये खुद की रिसर्च बोलती है कि 6, 8, 12 ही कुंडली के सबसे अच्छे भाव हैं। कैसे, क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हैं? कैसा क्यों कहते हैं? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी कुंडली के ज़रिए अपना भाग्य बदल सकते हैं। कौन से ऐसे वो हाउस होते हैं जिनको एक्टिवेट करने से धन संबंधी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, करियर में प्रमोशन मिलता है, अच्छा बिजनेस चलता है। और क्यों जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो ऐसा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। तो मैं बिना देरी करे अपने गेस्ट का परिचय कराना चाहूँगी। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी लव भूषण जी का, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। सर, तो आप ना जनरली एक बात कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, पर ऐसे कैसे कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? देखिए, आपके पास विजन होना चाहिए और आपके पास मिशन होना चाहिए। अक्सर आपने एक बुक देखी होगी, सीक्रेट बुक, जिसमें लिखा जाता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं आप नेचर से पा लेते हैं, प्रकृति से पा लेते हैं। तो ये आधा अधूरा सच है। जो ये सीक्रेट वाली बात है ये हमारे ही शास्त्रों में लिखी गई है। हमारी कुंडली में 11वां हाउस होता है जिसे डिजायर फुलफिलमेंट हाउस कहा जाता है, जिसे इच्छा पूर्ति का हाउस कहा जाता है। यदि आपको जो चाहिए, आप जो चाहते हैं, आप उसका एक मिशन बनाइए, आप उसका एक विजन बनाइए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अक्सर आपने कभी ऑफिस में गए, आपने देखा होगा वहाँ पे मिशन लिखा होता है कि हमारा मिशन है कि हम 5 सालों में इतने लोगों की सेवा करें, हमारा ये विजन है कि हम कंपनी को इतने करोड़ की टर्नओवर तक लेके जाएं। तो इसी तरीके से आपको अपना मिशन और एक विजन बनाना है। और 11th हाउस में जो आपकी राशि बैठी हुई है, उस डायरेक्शन में यदि आप अपने मिशन और विजन को लगा देते हैं तो 11th हाउस का स्वामी लॉर्ड आपके साथ में लग जाता है, आपका भाग्य आपके साथ में लग जाता है आपके सपनों को पूरा करने में। अच्छा गुरुजी, जैसे मैं अभी हमारे यूज़र स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक खाली कुंडली है और इसमें जो नंबर लिखे हैं वो राशि है और जो भी ग्रह बैठा है वो तो अलग खैर है, तो हर कोई अपनी कुंडली देख सकता है। तो अगर मान लीजिए 11वें भाव में पहले नंबर राशि मेष राशि बैठी है, तो फिर कौन सी दिशा होगी मेष की? ईस्ट। ऐसी 2 नंबर लिखा हो? नॉर्थ वेस्ट। 3 नंबर? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। 4 नंबर? NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। 5 नंबर? ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके। 6 नंबर? नॉर्थ। 7? वेस्ट साउथ वेस्ट। 8? SSW और साउथ वेस्ट। 9? नॉर्थ ईस्ट। 10? साउथ। 11? वेस्ट। 12? साउथ ईस्ट। ओके, तो ये अपने राशि नंबरों के हिसाब से 11th हाउस को देखें और उस दिशा में बैठकर मैनिफेस्ट करें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो अभी तक भारत लोगों ने जो बताया कि सीक्रेट मूवी है या मैनिफेस्ट करो, तो यदि हम गलत जोन में बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गलती से आप 8 नंबर हाउस में बैठ के मैनिफेस्ट करना चालू कर देंगे, तो जो सामान आपके चीज़ें सपने आने हैं उसकी बजाय वो चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। यदि आप ऐसे ही 12वें घर में बैठ के मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे तो सपने ज़िंदगी में आपके कभी पूरे नहीं होंगे, या फिर उनको पूरे होने में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए कोई सपना आपका 1 साल में पूरा होना है, आपको 1 साल में कोई चीज़ चाहिए, वो 10 साल में पूरी होगी, तो तब तक उस सपने की तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। आप पूरा करें या ना करें, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको कहूँगी कि आज जो हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए बता रहे हैं, ये 11th हाउस की राशि वाला, ये वास्तु का गोल्डन सीक्रेट है। 100% ये अब तक किसी को नहीं पता है। वास्तु विश्वकर्मा बुक में खुद विश्वकर्मा जी ने लिखा है कि आपका 11वां हाउस कुंडली का आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। और जब भी आप वास्तु करने जाते हैं तो सभी लोगों को, ये सब लोग बोलते हैं वास्तु वाले कि वेस्ट में बैठ जाओ। क्यों बोलते हैं वेस्ट में बैठ जाओ? क्योंकि कार पुरुष की कुंडली में 11 नंबर हाउस, 11 नंबर का जो हाउस है वहाँ पे 11 नंबर ही राशि आती है और वो वेस्ट है। लेकिन वो काल पुरुष की कुंडली है, वो आपकी कुंडली नहीं है। जैसे आपका अभी हमने चेक करे तो आपका लगन मीन है, तो आपकी यदि मीन लगन में देखेंगे तो आपके 11 नंबर जो हाउस में कौन सी राशि आ रही है? 10 नंबर। तो 10 का मतलब साउथ। आप साउथ में बैठ के मैनिफेस्टेशन कीजिए, साउथ में बैठ के आप अपना विजन बोर्ड लगाइए, मिशन बोर्ड लगाइए, तो देखेंगे आपकी सफलता कितनी जल्दी मिलती है।
तो आपको वास्तु के हिसाब से मैनिफेस्ट करना है। हाँ ये मैडम, और आपको मैं एक बात बताता हूँ, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं, मैं अपने रील्स में बोलता तो मेरे बताए हुए जोन में आप मर्सिडीज कार लगा दो, आपको मर्सिडीज कार आ जाएगी। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ऐसे कैसे आ जाएगी, ये मैं भी चीज़ें पूछना कैसे। चाहती हूँ, ऐसे कैसे आ जाएगी? मैडम ये आपको मालूम है कि आपके दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कौन से ग्रह से देखा जाता है? बुध ग्रह से। और सब कॉन्शियस माइंड कौन से ग्रह से देखा जाता है? चंद्रमा ग्रह से। अच्छा, चंद्रमा। और कॉन्शियस माइंड कितने % होता है? 7%। और सब कॉन्शियस माइंड कितने % है? 93%। ठीक है। कॉन्शियस माइंड बुध, यानी कि हर बात में आपको लॉजिक चाहिए कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। और जबकि जो सब कॉन्शियस माइंड है वही लॉजिकल है, वो तो कहता है कि तू मांग और मैं तेरे को देने को तैयार बैठा हूँ। और हम हर बात में क्या लगाना शुरू कर देते हैं? माइंड लगाना शुरू कर देते हैं। जो देने वाला, जो भगवान देता है ना मैडम, उसके पास लॉजिक नहीं है। वो तो कहता है मांग मेरे बच्चे, तेरे को क्या चाहिए। आपने आज तक, मैं ये कहता हूँ कि मैं 2015-16 में जब बैंक करप्ट हुआ था, जब मेरे को कैंसर हुआ था, जब मुझे इस रहस्यों का पता लगा, तो आप मानोगे कि तब मैंने पहले साल ऊपर वाले अपने विजन बोर्ड लगाया कि मैं जो इस साल 5 करोड़ का आदमी बना दूँ। उसने 5 करोड़ का आदमी बना दिया। मैंने अगले साल कहा कि मुझे 20 करोड़ का आदमी बना दूँ। उसने 20 करोड़ का आदमी बना दिया। मैंने अभी इसी अप्रैल में मैंने कहा कि मुझे 100 करोड़ का आदमी बनना है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि अभी पॉडकास्ट में आने से 1 महीना पहले मेरे को एक मुंबई की कंपनी का ऑफर आया कि हम आपकी कंपनी की वैल्यू को 100 करोड़ पे मानते हैं और आपकी कंपनी में पार्टनर बनना चाहते हैं। तो बन गया नहीं बन गया मैं 100 करोड़ का आदमी? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मतलब आप मांगिए ना, क्योंकि हम मांगते ही नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, हम अपना विजन बोर्ड कहाँ लगा देते हैं कि मेरा तो ये काम हो जाए, मैं खुश हूँ, और भगवान वो काम कर देता है और हमें कहता है कि भगवान ने मेरा काम कर दिया। आप कितना मांगती हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये लॉजिक आप लगाते हो मैडम, देने वाला कभी लॉजिक नहीं लगाता है। 93%, 7% दिमाग है, और 7% दिमाग का भी हम कितने % यूज करते हैं? 1 या 2% पूरे लाइफ में यूज करते हैं मैम। और ये जो 93% सब कॉन्शियस माइंड है वो तो तैयार बैठा आपको देने के लिए। तो ऐसे ही आपका जो 11वां भाव है वो इच्छा पूर्ति का भाव है। आपकी कुंडली का जो 2nd हाउस है वो पैसे का भाव है। आपकी कुंडली का जो 3rd हाउस है वो आपके नेम एंड फेम का हाउस है। नेम एंड फेम का मतलब, आप अभी हम क्या कर रहे हैं? पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मेरे यूट्यूबर में फॉलोअर बहुत जल्दी बढ़ें, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ें। आपको मालूम है कि मेरे 1 साल में कितने सब्सक्राइबर फॉलोअर हो चुके हैं? 20 लाख। आप मेरे करीब 12 लाख के यूट्यूब पे हैं, 2 लाख के करीब 1,80,000 इंस्टाग्राम पे, ऐसे करके कुल मिला के अराउंड 20 लाख मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं। क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के लोगो अपने 3rd हाउस में जो राशि बैठी है वहाँ लगा दी है। वो उसका काम ही नेम एंड फेम है। जब तो उसका मतलब कि लोग आपको देखेंगे, लोग आपको सर्च करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपका कंटेंट पसंद करेंगे। आप जब कुछ भी, आप कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा नहीं भी बोले तभी भी लोग आपको पसंद करेंगे, जो उनका काम ही ये नेम एंड फेम करना है। आप इसी प्रकार से जो हमारा 5म हाउस है ये हमारा हेल्थ का हाउस है। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, आपकी बार बार ट्रीटमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो रहे हैं, तो आप 5म हाउस में बैठ के योगा करना शुरू कर दीजिए। वहाँ पे बैठ के आप अपने आप को ट्रीट करना शुरू कर दीजिए, वहाँ पे अपनी दवाएं वहाँ रखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे। ऐसी प्रकार से 7 जो हाउस है वो रिश्तों का हाउस है, रिलेशनशिप का हाउस है, ठहराव का हाउस है। यदि आपके किसी भी परिवार में हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में दिक्कत आ रही है तो अपनी फ़ोटो उठाइए और वह जो 7वें घर में जो राशि बैठी हुई है वहाँ पर दोनों की फ़ोटो लगा दीजिए। आप देखेंगे आपके रिश्तों में एक नया मोड़ आ जाएगा। वाओ! अच्छा सर, 6, 8, 12 को बड़ा ख़राब हाउसेस मानते हैं। इनका भी कोई सिग्निफिकेंस होता है या ये ख़राब ही होते हैं? देखिए बहुत अच्छी बात की, आप लगता है पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप। मैं एस्ट्रोलॉजी में बताता हूँ कि 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहा गया है, इन्हें बुरे भाव कहा गया है। जबकि मेरी ये खुद की रिसर्च बोलती है कि 6, 8, 12 ही कुंडली के सबसे अच्छे भाव हैं। कैसे, क्यों? आप ऐसा क्यों कहते हैं? कैसा क्यों कहते हैं? 6ठा नंबर जो भाव है इसे बोलते हैं कि इसे अर्थ की भाव कहा जाता है। अर्थ मैंने पैसे का भाव, सामने वाले की जेब से पैसा निकालना, कंपटीशन का भाव। और जो छोटी इंडस्ट्री होती है ना मैडम, ये 6ठे घर से देखी जाती है। और जो बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें 1000 लोग से ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें 2000 से लोग ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें 5000 से लोग ज़्यादा काम करते हैं, आपका बहुत बड़ा टर्नओवर है, आप कितना रिस्क लेके काम करते हैं, आपके पास आपका विजन कितना बड़ा है, आप कितनी सीक्रेट तरीके से काम करें, ये कौन बताता है? 8वां भाव। और 12वां भाव विदेश का है। जब आपका नेम एंड फेम होगा, आप इंडिया में काम करना चाहेंगी, पूरे वर्ल्ड में फेम, ग्लोबली फेम होना चाहेंगी, ग्लोबली फेम होना चाहेंगी,
तो ये त्रिक भाव इसलिए हैं कि इनका आपस में इंटरलिंक नहीं होना चाहिए। अच्छा। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर ये इतना जान गया कि छठे भाव का संबंध 11वें भाव से बना दे, 8वें का भाव का संबंध 11वें भाव से बना दे और 12वें का संबंध किससे बना दे, 11वें घर से बना दे, यदि किसी को संबंध बनाना आ गया तो मैडम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी लाइफ में आपको नहीं मिलेगी। आप चाहते हो कि मुझे पैसा तुरंत चाहिए, मुझे सफलता तुरंत चाहिए, मेरे को समस्या से बाहर से तुरंत होना चाहिए, तो आपको 8वें भाव का संबंध आपके 11वें भाव से बनाना आना चाहिए। अच्छा सर, कुंडली में कौन सा भाव एक्टिवेट करने पे बहुत जल्दी मनी फ्लो बढ़ता है? दूसरा भाव। कैसे करते हैं उसे एक्टिवेट? आप देखिए दूसरा भाव कैसे एक्टिवेट करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया कि आपके दूसरे भाव में मेष राशि बैठी हुई है, तो आप एक पैसे का गुल्लक लीजिए और अपने ईस्ट जोन में उसे रख दीजिए और उसमें रोज पैसे डालना शुरू कर दीजिए, सिक्के। और सिक्के डालते समय आपको क्या बोलना है कि जितने पैसे मैं इसमें डाल रही हूँ उसका 1000 गुना, 1 करोड़ गुना मुझे वापस आ रहे हैं। वहाँ पैसे की फ़ोटो लगा दीजिए, अपने बैंक की चेक बुक्स वहाँ रख दीजिए, यदि किसी से आपने पैसे लेने हैं वहाँ पे बैठ के आप पैसे मांगना उससे शुरू कर दीजिए। आप जितने पैसे आप कमाना चाहती हैं उतनी फ़ोटो वहाँ पे लगा दीजिए। अब ईस्ट में आपका है तो ईस्ट राशि किसकी है, मेष राशि है, तो वहाँ पे एक हरे रंग की सीनरी लगा दीजिए। पैसे से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पे रखना शुरू कर दीजिए, तो वह जोन आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ये देखना है कि आपके ईस्ट जोन में शनि नीच का होता है, तो वहाँ पे कोई जूते नहीं पड़े होने चाहिए, वहाँ पे कोई काली चीज़ें नहीं पड़ी होनी चाहिए। इसी प्रकार से 12 जोन है, 12 राशि हैं, तो आप इसी जोन को एक्टिवेट कर लेती हैं। और उसका मालिक कौन है, मंगल। तो मंगल की प्लेसमेंट हम एक अच्छे हाउस में भी करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका मंगल 8वें घर में बैठा हुआ है, तो 8वें घर का दूसरे घर का संबंध किससे बन गया, 8वें घर से। और 8वें का संबंध यदि यही मैं 11वें घर से बना दूं तो आपके पास पैसा ही पैसा आ जाएगा, मुझे कहने की तो पड़ेगी। लेकिन अब क्या है कि दूसरे का संबंध 8वें घर से बनने से क्या होगा कि पैसा एकदम से आएगा भी और पैसा एकदम से जाएगा भी। लेकिन 11 से संबंध नहीं है तो रुकेगा नहीं। यदि यही संबंध हम 11वें घर से भी बना दें तो अब ये पैसा आपके पास रुकना भी शुरू हो जाएगा। ओके। अच्छा सर, कई लोगों की ये बड़ी समस्या होती है, स्पेशली अभी लोग बहुत इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है। लोग फ़ोन के लिए भी लोन ले रहे हैं, मकान के लिए भी लोन ले रहे हैं, मतलब भयंकर कर्जा चढ़ता ही जा रहा है और चुक नहीं रहा है। तो कोई रेमेडी होती है क्या कि कर्जे वाली चीज़ को भी सॉर्ट आउट कर दे? पहली बात तो समझने की जरूरत है कि कर्जा देता कौन सा ग्रह है। हाँ, ये बात भी है। पहला ये समझो कि कर्जा हमेशा मंगल ग्रह देता है। यदि मंगल ग्रह आपका छठे घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, चतुर्थ घर में बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो, मंगल आपका कन्या राशि में बैठा हो, मंगल शनि केतु राहु या फिर बुध के साथ में बैठा हो, तो जातक को कर्जा हो सकता है, कर्जा मिल सकता है। अभी सबसे बड़ी परेशानी है कि कर्जा तो हो गया और मंगल ग्रह की परेशानी की वजह से हो गया, लेकिन अब चुकाएं कैसे। तो मैंने पहले बोलता हूँ कि मंगल यानी कि अब मंगल क्या हो गया, नीच का हो गया है, मंगल अब यहाँ पे खराब हो गया है। तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जो मंगल तल गया हो, जैसे बूंदी, अच्छा, जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन। तो आपको जलेबी लीजिए या इमरती लीजिए या गुलाब जामुन लीजिए। आपको यदि अब ये देखना है कि मंगल बैठा किसके साथ में है। यदि मंगल बुध के साथ में बैठा है तो आपको छोटी कन्या को गुलाब जामुन खिलाने हैं। मंगल शनि के साथ में बैठा है तो गुलाब जामुन आपको कर्मचारियों को खिलाने हैं। मंगल केतु के साथ में बैठा है तो यही गुलाब जामुन आपको अपंग लोगों को खिलाने हैं। यदि यही मंगल राहु के साथ में बैठा हो तो आपको सफाई कर्मचारी को, जो क्लीनर्स लोग होते हैं, उनको आपको मीठा खिलाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी कि आपको कर्जा कौन सा प्लेनेट दे रहा है और किसके साथ युति आपको ख़राब कर रही है। यदि आप ऐसा उपाय कर लेते हैं तो आप कर्जे की समस्या से बाहर आ जाएंगे। अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम होती है लोगों की, कर्जा तो अलग चीज़ है, लेकिन कई लोगों को हमने कर्ज दे रखा है, हमने पैसे दे रखे हैं, वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अपना पैसा कैसे वापस लें? देखिए, जब भी पैसा कब लोग वापस नहीं लौटाते, जब आपका शुक्र खराब होता है। अच्छा, तो अपने जब शुक्र नीच का हो जाता है, शुक्र मतलब पैसा माने की लग्जरी, आपसे पैसा कोई लेकर चला गया है तो मतलब आपकी लग्जरी लेकर चला गया है। तो पैसा ना लौटाना कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह आपका खराब है, तभी लोग पैसा लेके जाएंगे और आपका वापस नहीं लौटाएंगे। तो इसकी मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक भोजपत्र लेना है, वहाँ पे अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है जिस व्यक्ति से आपने पैसे लेने हैं, और कितने पैसे लेने हैं वो अमाउंट भी लिख देनी है। फिर आपने भोजपत्र को बंद कर देना है और शुक्रवार की रात को 8 बजे कपूर जलाना है। कपूर के जो जलाओगे उसके ऊपर उसको
जला देना है। ये नाम लेकर कि आपको उसने पैसे वापस दे दिए हैं। अब जो उसकी राख बचेगी, उसकी राख को आपने एक कपड़े की पुड़ी में वाइट कपड़े में वापस से पैक कर देना है और उसको आपने जल प्रवाह करके आ जाना है अगले दिन, ये कहते हुए कि तूने मेरे पैसे लौटा दिए हैं। यदि आप ऐसा लगातार 8 शुक्रवार कर लेते हैं तो सामने वाले के माइंड की वाइब्रेशन आपको पैसे देने के लिए चेंज होना शुरू हो जाएगी। वाह सर, ये तो आपने मतलब बहुत ही बढ़िया रेमेडी बता दी है। अच्छा, ये किस पर्सन को करना है, जिसके अकाउंट से या जिसका सैलरी से पैसा गया है, या घर का कोई और पर्सन भी कर सकता है? बेसिकली करना तो उसी को चाहिए जिसके अकाउंट से पैसा गया है, लेकिन आप ब्लड रिलेशन में कोई भी किसी के उपाय उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, उसकी वाइफ कर सकती है, उसके बच्चे कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन भाई बहन उसके नहीं कर सकते। यदि भाई बहन उपाय करेंगे तो उसको लगेंगे नहीं। ओके। एक और भी बड़ी समस्या है सर, जो कि आपकी रेमेडीज ना बड़ी वर्क करती हैं, तो मैं लोगों के लिए जानना चाहूँगी कि संतान उत्पत्ति में समस्या आजकल बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम बन गई है, कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यही वजह है कि IVF एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट बहुत लोग उसका सहारा ले रहे हैं और तब भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। वो किस ग्रह की वजह से होता है जब संतान उत्पत्ति में दिक्कत? देखिए, संतान उत्पत्ति ये समझने की कोशिश कीजिए कि फीमेल के लिए संतान उत्पत्ति पंचम हाउस है। अच्छा। और मेल के लिए संतान उत्पत्ति 11वां घर है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। लोग अक्सर जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएंगे पंचमी देखते तो पंचमी देखते हैं। देखिए कि फीमेल ने जो पंचम हाउस है वो आपका स्टमक है, पेट है, जो आपकी इनफर्टिलिटी को बताता है। अच्छा। तो लेकिन फीमेल के केस में तो पंचम हाउस वो वाला है, लेकिन मेल के केस में पंचम हाउस पार्टनर का पंचम हाउस है। अच्छा। पार्टनर का पंचम हाउस है, आपका खुद का पंचम हाउस नहीं। तो 7वां घर हो गया पार्टनर का, तो उसका पंचम हाउस क्या हो गया? 11th हाउस। तो हमें ये देखना है कि आप फीमेल का पंचम हाउस और 7 मेल का 11th हाउस आपको क्या सिग्निफिकेट दे रहा है। यदि पंचम हाउस का स्वामी 4th हाउस में बैठ जाए और वो आपकी दशा या मान दशा चल जाए तो उस समय बच्चा होने के योग कम हो जाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे? मान लीजिए किसी जातिका का पंचम हाउस का स्वामी 4th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस को नेगेशन करता है और उसी की दशा या महादशा चल जाए तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो हम अंतर्दशा चल जाए तो हम बोलते हैं 1 साल के बाद आप ट्राई कीजिएगा। और यदि मान लो महादशा चल पड़ी है तो फिर हम ऐसी अंतर्दशा देखेंगे जिसमें पंचम हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठा हो, 11th हाउस में बैठा हो या 3rd हाउस में बैठा हो, जो कि आपको जातिका के प्रेग्नेंट होने का प्रोमिस कर रहा है। कुछ ऐसा भी होता है सर, कोई ऐसा भी योग होता है जिसमें संतान उत्पत्ति का योग ही ना हो? जी, इसमें ऐसा योग भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड का 11th का स्वामी 10th में बैठ जाए और आपका जातिका का 5th का स्वामी 4th में बैठ जाए और ये महादशा बहुत लंबे समय तक चल रही है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो फीमेल का फर्टिलिटी है या फीमेल का शुक्र ग्रह देखा जाता है और मेल का मंगल ग्रह से देखा जाता है। और जो शुक्राणु है ये शुक्र ग्रह से देखे जाते हैं। यदि फीमेल मेल की कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का बैठा हुआ है और ऊपर से मंगल भी नीच का बैठा हुआ है मेल की कुंडली में और इसी प्रकार से फीमेल की कुंडली में पंचम हाउस बच्चा उत्पत्ति के सिग्निफिकेटर नहीं दे रहा है और ऊपर से शुक्र ग्रह नीच का बैठा हुआ है और मंगल ग्रह उसका भी नीच का बैठा हुआ है। तो नीच मंगल यानी कि पति हो गया और शुक्र यानी कि वह खुद हो गई। तो दोनों नीच के बैठे और पति के भी दोनों नीच के बैठे हुए हैं। और फिर पंचम हाउस को स्वामी 4th हाउस में भी बैठ जाए और उसका 10th हाउस को स्वामी 11th का सारे कॉम्बिनेशन जब बैठे तब जातक को बोलेगा निसंतान का योग बन गया। लेकिन गुरुजी, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो कुंडली होती है उसको ईश्वरीय साधना पलट सकती है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मैडम। सब कुछ करने वाला तो कौन है? ऊपर वाला है। यदि आप भगवान के आगे तो किसी का बस नहीं चलता है। आज आप किसी के एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं तो ये कुंडली के जो सारे ग्रह हैं ये किसके लिखे हुए हैं? ऊपर वाले के तो लिखे हुए हैं। ऊपर वाले ने तो बनाए हैं। और ये क्यों आपको ये कष्ट दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं पुराने जन्मों में हमने किसी की संतान को खराब किया हुआ है, हमने किसी ना किसी को कष्ट पहुँचाए हुए हैं। तो यदि आप इस जन्म में आप पश्चाताप कर लें, और पश्चाताप की इसमें विधियाँ भी बताई गई हैं, जैसे संतान नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर पश्चाताप को करने की एक अलग विधि है। यदि आप उस विधि से पश्चाताप कर लेते हैं और भगवान आप पर खुश हो जाते हैं तो आप संतान भी पा सकते हैं, आप कर्ज से मुक्त भी हो सकते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी भी हो सकती है और आप उन तमाम समस्याओं से बाहर आ सकते हैं जो आपके जीवन में चल रही है। राहु के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राहु और शनि ये दो जो होते हैं ये जब देने पे आते हैं तो बहुत
अच्छे से लौटाते हैं, राहु डबल कर देता है इनकम को, या जो भी आप काम कर रहे हैं, शनि जो होते हैं वो एकदम से माला माल बना देते हैं अपनी महादशा में, शनि की ढैया में या साढ़े साथी में। तो क्या इनका कहीं से सेकंड हाउस से कनेक्शन होना चाहिए, या किसी भी हाउस में बैठ के अच्छी स्थिति में ये बढ़िया पैसे देते हैं? आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, यदि इनका सेकंड हाउस में बैठना मात्र पर्याप्त नहीं है। अच्छा। आपको यदि मानिए कि शनि की दशा चल रही है, तो हमें ये देखना है कि शनि की दोनों राशियाँ कहाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, राशि भी देखेंगे? हाँ, शनि देखिए, किसी भी ग्रह से ज़्यादा पावरफुल होती है उसकी राशियाँ। अच्छा। राशियों से पावरफुल होते हैं उनके नक्षत्र, ओके। और नक्षत्र से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनके चरण। आप जैसे मान लीजिए कि हमें सबसे पहले देखना है कि किसी की शनि की महादशा चली है, तो ये देखना है कि शनि की दोनों राशियाँ कहाँ बैठी हुई हैं। फिर हमें ये देखना है कि शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है। फिर हमें ये देखना है कि शनि के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है। अच्छा। फिर हमें ये देखना है कि शनि किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है। तो ये सारी जब हम पूरी की पूरी कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें से हमें देखते हैं कि कौन सा ग्रह आपको सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है, और उसकी दशा या अंतर्दशा आ जाए तो ज़्यादा खूब पैसा कमाता है, खूब नेम एंड फेम कमाता है। केतु का क्या? हाँ जी। इसमें शनि और राहु का कोई बेसिकली ये कंसेप्ट नहीं है कि शनि राहु की कुंडली का अलग ग्रह है, अलग ग्रह हो सकता है। शनि ग्रह आपको पैसा दे रहे हैं, हाँ। और इनके लिए शनि पैसा ले रहे हैं। आपको हो सकता है सूर्य ग्रह पैसा दे रहे हो, और मेरे हो सकता है सूर्य ग्रह पैसा ले रहे हो। तो ये सिग्निफिकेटर है कि कौन सा ग्रह आपको क्या दे रहा है। सर, अगर किसी को अपना पास्ट लाइफ देखना हो तो क्या कुंडली से देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। कैसे? अब इसमें देख लीजिए कि हमारी कुंडली में जो लगन है, हम संयम है, और जो पंचम हाउस है ये हमारा पिछला जन्म है, और जो नवम हाउस है ये हमारा ये प्रेजेंट जन्म है। यदि पंचम हाउस का स्वामी जहाँ पर बैठा हुआ है और वहाँ पर जो राशि बैठी हुई है, तो इसे मालूम कर सकते हैं कि आपका पूर्व जन्म कैसा रहा है। अच्छा जी, और आपने क्या कर्म किए हुए हैं और क्या कर्म नहीं किए हुए हैं, ये सब कुछ हम पंचम हाउस के स्वामी से, पंचम हाउस के पढ़ने वाली दृष्टियों से पता लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये नवमांश क्या होता है, नवमांश कुंडली? देखिए, नवमांश कुंडली के बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे बेसिकली ये शादी के लिए देखी जाती है। अच्छा। हमारे कुंडली का एक 7th हाउस होता है जिसे पार्टनर का हाउस कहते हैं, सामने वाले का हाउस कहते हैं। तो 7th हाउस को 9 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, वो नवमांश होता है। तो एक जो हाउस है वो 30 डिग्री का होता है। तो जब इसको 9 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो 3 डिग्री 20 अंश तो का एक लगन बनाया जाता है। तो यदि उसको फिर देखा जाता है कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, और डेप्थ में जाके और डीप में जाके, तो इसको नवमांश कुंडली से देखते हैं। आपको 7th हाउस देखा जाता है। यदि आपको और डीपली सर्च करनी है तो आपको नवमांश कुंडली भी देखनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, आपने इतनी सारी जन्म पत्रिकाएं देखी हैं, कभी आपको कोई ऐसी कुंडली मिली है जो आपको याद हो कि इतने राजयोग बन रहे हैं, इतना बढ़िया योग है, धन के योग भी हैं, हेल्थ के भी अच्छे योग हैं, बढ़िया बिजनेस में तरक्की करेगा या नौकरी में, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको केस? मैं ऐसे रोज़ एक कुंडली देखता हूँ। मैं रोज़ की 10 से 15 कुंडली देखता हूँ। मेरा कुंडली देखने का थोड़ा स्टाइल अलग है दुनिया से। अच्छा। आप देखेंगे मोस्टली आप किसी के पास भी जाते होंगे तो वो सामने 15-20 लोगों को बिठा लेते हैं, और एक एक करके उनकी कुंडली को देखते हैं, और 5 मिनट में कुंडली देख के उसको बता देते हैं। मेरा काम करने का स्टाइल कुछ ऐसा है कि मैं जब भी किसी जातक से मिलता हूँ तो 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक उसके साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। 10 से 15 मिनट उसकी बात सुनता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कि तेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या कारण है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम आपकी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो हम दोनों एक ही मैं और जो मेरा जातक है, हम एक चैम्बर में बैठते हैं जिसमें मेरे और जातक के अलावा कोई भी नहीं होता है। इसमें हम उसकी पूरी डिटेल में उसको ग्रहों को, नक्षत्रों को, भावों को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं उसको बताता हूँ और डीपली एनालिसिस करता हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह एक झुंड में लोगों को नहीं देखता हूँ, और एक दिन में ऐसा नहीं कि 50 लोगों की कुंडली देखनी, 100 लोगों की कुंडली देखनी। मैं 10 लोगों की हाईएस्ट 10 लोगों की कुंडली एक दिन में देखता हूँ। कैसे पहचाने कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह है जो सपोर्ट कर रहा है, और हम उसको अगर एनहेंस कर लें तो सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स पे वो हमें और ज़्यादा तरक्की देगा? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपके बस की नहीं है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको देखकर बता सकता है कि कौन सा ग्रह आपको अच्छे सिग्निफिकेटर दे रहा है। अभी आपने मुझसे पूछा कि मैं कल परसों की बात ही बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि शनि मेष राशि में नीच का होता है, सारी दुनिया को पता है। तो जातक मेरे पास आए तो वो लोहे का काम कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने प्रथम दृष्टया जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप क्या काम करते हैं? कहते लोहे का काम कर रहा हूँ।
तो मैंने कहा कैसे चल रहा है काम? कहा सर बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा किस बात की परेशानी है? कहा सर काम की कोई परेशानी नहीं है, कर्जा बहुत ज़्यादा हो पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू कुंडली उनकी मेष राशि में जब भी शनि बैठा होगा तो काम नहीं चलना चाहिए। और ऊपर से जो शनि था वो चौथे घर में बैठा हुआ था मेष राशि में। तो जब भी मैंने उनको डीपली स्टडी किया तो मैंने देखा कि शनि उनके अति मित्र नक्षत्र में बैठा हुआ है। नक्षत्र आ गया यहाँ पे? हाँ, अति मित्र नक्षत्र में। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें 9वां 18वां और जो 27वां नक्षत्र होता है ये आपका अति मित्र नक्षत्र होता है। तो देखा कि उसके 27वें नक्षत्र में शनि बैठा हुआ है। तो मैं आपको यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकेला आपको यह नहीं देखना कि शनि आपका नीच का बैठा हुआ है। तो अकेला आपको इसके अलावा आपको ये भी डीपली सर्च करनी है कि वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ और नक्षत्र आपका अति मित्र है या वध का है। अब मान लीजिए कि आपका सूर्य उच्च का बैठा हुआ है लेकिन वो आपके वध के नक्षत्र में बैठा हुआ है। 7वां जो नक्षत्र होता है वध का नक्षत्र होता है, मतलब मर्डर। आपका जो तीसरा नक्षत्र होता है उसे बोलते हैं विपत का नक्षत्र। आपका जो 5वां नक्षत्र बोलते हैं प्रत्यरी और 7वां बोलते हैं वध। इसको समझने की कोशिश करते हैं। विपत का मतलब प्रॉब्लम आएंगी लेकिन चली जाएंगी। प्रत्यरी का मतलब होता है अब यहाँ प्रॉब्लम बड़ी हो जाएंगी और जाएंगी तो आपको खून के आंसू रुला के जाएंगी। और वध का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, कि आदमी जी तो रहा है लेकिन मरा हुआ है, एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। तो अब आपको देखना है कि आपका कौन सा ग्रह वध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, कौन सा प्रत्यरी में बैठा हुआ है और कौन सा विपत में बैठा हुआ है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कितने % है? 10% ही है। क्योंकि आपके ग्रह मात्र ये देखना कि ग्रह उच्च के नीच के हैं यह भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अच्छा। और आपने देखा होगा कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। हाँ जी। और 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 27 × 4 108, इसलिए 108 की माला की जाती है। अच्छा, ये सिग्निफिकेंस है 108 का? बिल्कुल 100% है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने 108 की माला कर ली आपने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ओके। अच्छा गुरुजी, जब नक्षत्रों की बात चल पड़ी है तो एक सवाल मेरा है कि मुझे कुछ समय पहले किसी ने बताया कि आप इस पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुई हो, तो वो शायद नक्षत्र राहु का है। तो वो पैदा जिस नक्षत्र में हुए हैं उसका भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है क्या? अब देखिए कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रमा आपका किस राशि में बैठा हुआ है। तो ये मैंने बताया एक राशि के 9 चरण होते हैं और 2.25 वहाँ पे नक्षत्र होते हैं। और आपका जो चंद्रमा है जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो जो उसका स्वामी होगा उसकी आपकी महादशा शुरू हो जाएगी। जन्म की महादशा वो बोली जाती है। जैसे चंद्रमा मान लीजिए शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है और शतभिषा का स्वामी कौन है? शनि है। तो ये कहा जाएगा कि पहला जो आपकी जो महादशा होगी वह शनि की शुरू होगी और उसी प्रकार से आपकी फिर नेक्स्ट महादशा शुरू होगी। तो ये महादशाओं के लिए होता है बस? जन्म का नक्षत्र महादशाओं के लिए आपका जो नक्षत्र है वही तो आपको आपका कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है कि आपका नेचर कैसे होगा, आपका आहार व्यवहार कैसा होगा, आगे आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपका लगन, आपके नक्षत्रों के चरण और नक्षत्र का स्वामी तो आपकी लाइफ को डिसाइड करता है कि आपका आने वाला जन्म कैसा रहेगा, आप कौन सा करियर में बैठना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ओके। सर, बृहस्पति को बोलते हैं कि अबंडेंस का स्वामी है बृहस्पति, तो बृहस्पति का कुंडली में क्या रोल होता है? देखिए, किसी भी काम को करना या किसी की काम को नहीं करना या सिर्फ एक ही ग्रह के पास में है, वह बृहस्पति के पास में। अच्छा। और आपको पता होगा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में से 5 भावों का यदि अधिग्रहण किसी के पास है वो है गुरु ग्रह बृहस्पति। 2nd हाउस बृहस्पति का है, 4th हाउस बृहस्पति का है, 5th हाउस बृहस्पति का है, 3rd हाउस बृहस्पति का है, 11th हाउस बृहस्पति का है, 9th हाउस बृहस्पति का है, 12वां घर बृहस्पति का है। बहुत सारे हैं। हाँ, तो आप देखिए कि बृहस्पति अकेला गुरु ग्रह ऐसा ग्रह है जिसमें 5 ग्रहों में तो ये बिना देखे हम देख लीजिए कि बिना गुरु के तो यहाँ पे काम चलना ही नहीं है। तो यदि गुरु आपकी कुंडली में नीच का हो जाता है, तो जितने मैंने भाव आपको बताए हैं ये सारे के सारे भाव इफेक्टिव होते हैं। तो अस्त हो जाते हैं क्या? अस्त होना एक अलग बात होती है। अस्त का मतलब ये समझ लीजिए, अस्त एक होता है अस्त इसको बोला जाता है कि सूर्य जिस भी ग्रह के साथ में बैठ जाए वह ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए वह ग्रह चमक जाता है। ये तो आपने नई बात बता दी। मैं ये करूँ, मेरी एस्ट्रोलॉजी काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है।
मेरा काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। तो इसलिए तो आज के जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके साथ मेरे विचार थोड़े से कम मिलते हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ मेरे विचार कम मिलते हैं, वास्तु वालों के साथ विचार कम मिलते हैं। आप ये देखिए कि लोग ये बोलते हैं कि सूर्य बुध के साथ में बैठ जाए तो बुध अस्त हो जाता है, तो ये तो बुध आदित्य योग होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी कुंडली के माध्यम से, यदि सूर्य शनि के साथ में बैठ जाए तो ऐसा जातक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है, ऐसा जातक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। जिस भी फील्ड में हाथ लगाता है आदमी उसके बीच में सक्सेस हो जाता है। सूर्य यदि शुक्र के साथ में बैठ जाए तो ऐसा बंदा खूब नेम एंड फेम कमाता है, राज करता है, उसके पास लग्जरी होती है। आप अपना चार उठाइए, खुद चेक कीजिए, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स अलग हैं जो हमें कुछ उपाय हैं वह भी हमें करने पड़ेंगे। सूर्य के साथ में गुरु बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति नॉलेज वाला होता है, ज्ञान का धनवान होता है, और सब जहाँ पे भी जाता है बड़ा धार्मिक होता है, धर्म गुरु बनता है। बहुत सारे मंदिरों का, बहुत सारे संस्थानों का वह अध्यक्ष होता है। सूर्य के साथ में आदमी का मंगल बैठ जाए तो ऐसा जातक प्लानर भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा एग्जीक्यूटर भी होता है। तो यह कहना कि सूर्य के साथ में कोई ग्रह बैठ जाए, वह ग्रह अस्त नहीं होता है, वह ग्रह चमक जाता है। महादशाओं पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं। क्या महादशा ज़्यादा फल देती हैं या फिर गोचर ज़्यादा फल देते हैं? देखिए, महादशा और गोचर इन दोनों को पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही आपकी महादशा चली तो इसका मतलब है कि वह ग्रह और वह ग्रह की राशियाँ और उस ग्रह का नक्षत्र जिस भी घर में बैठे हैं, अब वो ग्रह क्या हो गया, आपके एक्टिवेट हो गई हैं। उन ग्रहों से संबंधित फल अब आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो फल कब मिलेगा ये गोचर डिसाइड करते हैं। ये गोचर डिसाइड करते हैं। जैसे गुरु का गोचर होता है 1 साल का। मान लीजिए कि किसी का भी गोचर चतुर्थ घर में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है, और आपको ये प्रॉमिस कर दिया कि आपको घर बनना है, लेकिन आप कहते हो कि सर बनना तो है लेकिन वह कब बनेगा। तो हमने कहा भी एक राशि है वह चतुर्थ घर को एक्टिवेट कर रही है, तो इसका मतलब इस महादशा में क्या बनेगा, घर बनेगा। अंतदशा में क्या बनेगा, घर बनेगा। अब अंतदशा तो बहुत लंबी हो सकती है, 18 साल की है या अंतदशा 3 साल की है। तो अब हमें देखना है कि गुरु का गोचर कब होगा, वहाँ पे कब हो रहा है, तो इसका मतलब उस साल में बनेगा। तो सूर्य का गोचर कहाँ पे हो रहा है, तो महीना मतलब उस महीने में बनेगा। अच्छा। और चंद्रमा का गोचर कब हो रहा है, तो मतलब उन 2 दिनों में बनेगा। अरे वाह। तो इस प्रकार से जो महादशा है ये तो आपका प्रॉमिस बताती है, और प्रॉमिस का जो एग्जीक्यूशन है ये हमें गोचर बताता है। मतलब 1 साल में बनेगा तो गुरु, 1 महीना मतलब सूर्य, और चंद्रमा मतलब 1 या 2 दिन। इन 2 दिनों में आपके साथ में ये घटना हो सकती है, ये गोचर बताता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। ये दोनों का डिफरेंस है। वाह सर। इसके अलावा अगर कोई रेमेडी आप हमारे यूज़र्स को देना चाहें जो आप जनरली देते हैं लोगों को और आपने देखा है कि बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और आप शेयर करना चाहते हो प्लीज़। आपको यदि धन कमाना है, बहुत सारा धन अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो आपको थोड़ी सी खसखस लेनी है और उसके ऊपर गाय का कच्चा दूध डाल देना है, और सुबह उठकर उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा इत्र, ये 5 चीज़ें मिक्स करने के बाद यदि आप अगले दिन उठ के लगातार 21 दिन शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं तो पैसा आपके पास एक तरफ से नहीं 4 तरफ से बसने लग जाता है। अरे वाह। तो ये लगातार आपको 21 दिन करना है। ओके सर, एक और चीज़ के लिए मैं रेमेडी लेना चाहूँगी कि नेगेटिविटी बहुत आजकल फील होने लगी है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि नज़र लग गई है किसी की, किसी ने कुछ बद्दुआ दे दी है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी है? देखिए, नज़र लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोस्टली ये माने कि नज़र लगने का सबसे बड़ा कारण है चंद्रमा। जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा वीक हो जाता है तो नज़र ज़्यादा लगती है। तो आपको क्या करना है, एक ना गाय का गोबर का कंडा मिलता है मार्केट से, नहीं भी मिले तो सिंपल आप मार्केट से लोबान, अश्वगंधा, कपूर, लौंग और इलायची को एक बर्तन में रखिए और इनको जलाकर रात को 8 बजे के बाद पूरे घर में धूनी दीजिए, और धूनी देने के बाद इन सब चीज़ों को घर के बाहर रख दीजिए। यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अरे वाह, ग्रेट। 100%। सर, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बुरी मुसीबत में फंस गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो ना तो एस्ट्रोलॉजी के पास उस वक्त जा सकता है ना गुरु के पास जा सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो आपको क्या करना है कि 4 लड्डू लेने हैं मोतीचूर के, जिसका रंग ऑरेंज हो या लाल कलर हो। तो उसके उन जो लड्डू के ऊपर, एक के ऊपर लाल कलर का तिलक लगा देना है और एक के ऊपर काला तिलक, काला सुरमे का। ये चारों लड्डू पे लगाने हैं आपको। ठीक है। 2-2 तिलक लगा देने, और आदमी को, जातक को बिठा देना नीचे, जैसे वेस्टर्न स्टाइल में बिठा देना है। अच्छा। इंडियन स्टाइल में, सॉरी। और उसके ऊपर से चारों लड्डुओं को उल्टा एंटी क्लॉक में वारना है, और उसके बाद उसको जातक को भी खड़ा करना है, और जो वार रहा है वो भी साथ में जा सकता है। आपको 4 चौराहों में एक एक लड्डू रख के आ जाना है,
और जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते से आपको वापस नहीं आना है। और जब भी आप घर पर वापस आएँ तो आपको हाथ मुँह धोकर ही आपको घर के अंदर एंटर करना है। यदि आप कहीं ऐसी जगह में रह रहे हैं कि आप चार चौराहों में ये काम नहीं कर सकते तो आप किसी मंदिर में रख कर आ जाइए, या शनिवार को या मंगलवार को पीपल के पेड़ पर भी आप रख कर आ सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं, आप कितने ही बड़ी से बड़ी समस्या में क्यों ना हो, तुरंत आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा या तुरंत कोई ना कोई आपको आपकी मदद करने वाला आपके पास में आकर खड़ा हो जाएगा। अरे वाह! अच्छा सर, कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि इंटरव्यू के लिए जाना है, तैयारी तो पूरी है बट एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मतलब क्या जवाब दूँ, कहीं ऐसा ना हो जो मैं तैयारी करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो वो सामने वाला वैसा सवाल ही ना पूछे। इसमें कुछ रेमेडी हेल्प कर सकती है? इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा एक तिलक बनाने की बताता हूँ कि हम एक ऐसा तिलक यदि माथे पे लगाने के चले जाएँ तो सामने वाला जैसे ही आपको देखेगा तो वह आपके प्रति 50% उसका जो बल है वो आपके पास में चला जाएगा। ओके। एक मार्केट में खस का इत्र मिलता है। खस आपने सुना होगा। जी जी, खस, हाँ, खस को तो उसमें गुलाब जल मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें केसर मिला लीजिए। केसर को बिल्कुल हल्का कर लीजिए। तो आप तीनों चीज़ों को, क्योंकि जो खस है ये शुक्र ग्रह से देखी जाती है और जो गुलाब जल है ये मंगल ग्रह से देखा जाता है। शुक्र और मंगल जब भी आपस में बन जाता है तो यह तांत्रिक क्रियाओं में प्रयोग आने वाला शुक्र और मंगल ग्रह बन जाता है। और ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद यानी कि गुरु ग्रह को आप का आशीर्वाद एक्टिवेट कर लीजिए। तीनों को मिलाकर आप तिलक लगाइए और अपने माथे पे लगा के चले जाइए। और लगाते समय आपके जो ओम नमः शिवाय या किसी भी एक मंत्र का, सात्विक मंत्र का जाप कीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए जा रही हूँ वह कार्य मेरा सिद्ध हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। यह कह के आप तिलक लगाइए और वहाँ पे जाइए। आप देखेंगे सामने वाला वैसा ही सोचेगा जैसा आप सोचाना चाहेंगी। आप अगर ऐसा उपाय बता रहे हैं तो एक बहुत सारे हमारी महिलाओं के लिए मैं ये उपाय पूछना चाहूँगी कि जनरली जब हम शादी करके ससुराल जाते हैं तो एक थोड़ा सा डर रहता है कि पता नहीं सास ससुर कैसे होंगे, बाकी के घर वाले कैसे होंगे। तो सबको खुश करने के लिए भी क्या कुछ कोई उपाय हो सकता है कि मैं भी अच्छी बनी रहूं और वो भी अच्छे बने रहें? देखिए, इसके लिए भगवान शिव का सबसे बढ़िया एक उन्होंने एक उपाय बताया था कि आपको सोमवार के सोमवार एक खीर बनानी है और उसके अंदर तुलसी के पत्ते डालिए। और जब भी आप खीर बना रहे हैं तुलसी के पत्ते डालते समय आपको इस तरीके की प्रार्थना करनी है कि जो भी खीर को खाए उन आपस में सभी का सामंजस्य बना रहे। यदि मंडे की मंडे कोई भी परिवार का सदस्य है चावल की दूध की खीर बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर खुद भी खाए और सभी को खिलाए तो परिवार में शांति और सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। शानदार। सर, आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तंत्र एक्सपर्ट भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, तो मैं वास्तु पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं कि चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाए? क्योंकि लोगों का यही जनरली दिक्कत होती है कि स्टक हो गई है मनी, फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं। देखिए, यदि आप घर में वास्तु की बात करें तो वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको ऐसा कुछ बता देता हूँ कि जिससे आपको चारों दिशाओं में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको नॉर्थ ईस्ट में एक पानी का झरना लगाना है, साउथ ईस्ट में आपको एक श्री यंत्र रख देना है और रात को 8 बजे के बाद वहाँ पे देसी घी का दीपक जलाना है मिट्टी के पात्र में। और इसी प्रकार से साउथ वेस्ट में आपको एक माउंटेन की पिक्चर लगा देनी है जिसमें ना ग्रीनरी होना चाहिए ना पानी होना चाहिए। और नॉर्थ वेस्ट में आपको एक ग्लोब रख देना है और आपको सफ़ेद घोड़ों की पिक्चर लगा देनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी चारों विदिशाएँ एक्टिवेट हो जाएंगी और चारों तरफ से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच गुरुजी जुड़ने के लिए। मतलब आपने सर बहुत सारे सरल भाषा में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हमने कुंडली भी डिस्कस करी, काफ़ी सारे ग्रह भी डिस्कस करे। एंड आई वुड से कि एक पॉडकास्ट में कम पड़ जाता है जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं, क्योंकि इतने ग्रह, इतने कॉम्बिनेशंस, इतने नक्षत्र हैं कि सब पर बात करना इतने छोटे पॉडकास्ट में मुमकिन नहीं है। बट फिर भी आपने बहुत आसान भाषा में लोगों को एक आइडिया दिया है जिससे उनका इंटरेस्ट भी बना रहा होगा और वो जान भी पाए होंगे कि उनको जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है तो पूछना क्या है। साथ में आपकी रेमेडीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी एंड आई होप कि हमारे दर्शक उसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।